वेलकम बैक। सॉरी। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अभी क्लास एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो रही है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि सर जब हम नेशनल मूवमेंट को पढ़ेंगे तो हम कौन से अप्रोच को समझे, कौन से अप्रोच के अनुसार बुक पढ़े, नेशनलिस्ट या फिर जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है, यानी कि मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार हम क्या पढ़े, किससे हमें बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो बेटा आपने क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी से भी ज़्यादा बड़ा। आप कर रहे हो बीपी। आज तुम्हारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के लेवल के भी आते हैं। तो मैं आपको एक बात का सजेशन देना चाहूँगा कि आप ना बीपीएससी तक सीमित रहो, है ना। क्योंकि यदि आप दोनों सीमित रहने का मेरा मतलब ये नहीं कि आप यूपीएससी मत करो, मेरा मतलब है आप यूपीएससी भी करो खूब, परंतु इस क्लास में आप कम से कम ये रखो कि हम बीपीएससी के को क्रॉस ना करें। क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो ना तो हम यूपीएससी के रहेंगे ना हम बीपीएससी के रहेंगे। तो इसलिए वैसे बेटा आपको हम बता दें, इसके लिए आप नेशनलिस्ट अप्रोच जो है उसी का पालन करेंगे, मार्क्सिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी उसी को मान्यता देगा। क्लियर हुआ? तो इसी को आप करेंगे। एक और क्वेश्चन आया है, सांप्रदायिकता का खेल से क्या तात्पर्य है। अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में मराठों, सिखों और गोरखाओं को अपने पक्ष कहकर बहादुर शाह के खिलाफ खड़ा कर दिया और बहादुर शाह के खिलाफ पूरे देश भर में झूठा फरमान जारी किया था। वह क्या था? अब देखो, ये जो सारा अप्रोच है ये आप कई बार ऐसा करते हो कि जब मेंस का अप्रोच आप पूछते हो, है ना, कि ऐसा कर दिया तो सर ऐसा क्या हो जाएगा। तो फिर हम कई बार आप हमेशा ऐसा तो करते ही नहीं हो कि जब प्री का क्वेश्चन पूछो, लेकिन हम प्री की सीमा लांघकर चीज़ों को आपको बताते हैं, इसलिए ताकि डिटेल से समझाने पर आपको चीज़ें समझ में आ जाए। बेटा सांप्रदायिकता का जो खेल शुरू होता है वास्तव में यहाँ नहीं होता। 1857 की क्रांति में सांप्रदायिकता का खेल शुरू नहीं होता, बल्कि वो तो ब्रिटिशों के द्वारा यदि कुछ सैनिकों को खड़ा किया है, जैसे सिख राज्य को अपने अंडर में लेने के बाद सिख भारी संख्या में ब्रिटिशों की सेना में भर्ती हो गए। और जब सिख भारी संख्या में ब्रिटिशों की सेना में भर्ती हुए, ध्यान से सुन लो, जब सिख भारी संख्या में ब्रिटिशों की सेना में भर्ती हुए तो कहा जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशों के प्रति जो लॉयल्टी थी, यानी जो वफादारी थी, उसको दिखाया। और 1857 की क्रांति में सिखों ने ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। तो इसलिए इसे सांप्रदायिकता खेल कहकर नहीं बुलाया जाएगा, इसे हम ये कहकर बुला सकते हैं कि ब्रिटिशों ने भारतीयों के समक्ष खड़ा कर दिया। क्योंकि 1857 की क्रांति में सांप्रदायिकता का खेल मत घुसाओ आप, क्योंकि यदि हम इसे घुसाएंगे तो ये सही नहीं होगा हमारे लिए। क्लियर हुआ? 1857 की क्रांति का परिणाम क्या है? परिणाम। अब परिणाम में हम एक एक चीज को समझते हैं जैसा कि हम करते हैं और फिर इसको लिखते हुए चलते हैं। देखिए, परिणाम में सबसे पहली बात है कि विद्रोह असफल हुआ। विद्रोह क्या हुआ? असफल हुआ। और विद्रोह के असफल होने के बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा आई
उद्घोषणा में क्या कहा गया? उद्घोषणा में 2-3 बातें कही गई। पहला, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी से लेकर क्राउन या क्वीन को सौंप दिया जाए और सौंप दिया गया। क्राउन या क्वीन को सौंप दिया जाए और सौंप दिया गया। अब यहां देखो एक पॉइंट और। अब इस उद्घोषणा में क्या था? एक तो यह था कि ब्रिटिश शासन सौंप दिया जाए। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार बंद किया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार बंद किया जाए। तीसरा क्या था? तीसरा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प की नीति को बंद किया जाए, यह उद्घोषणा में कहा गया। और दो कमीशन का गठन हुआ। 2 कमीशनों का क्या हुआ? गठन हुआ, जिसमें से पहला कमीशन जो था उसका नाम था रॉयल कमीशन। क्या नाम था? रॉयल कमीशन। और जो दूसरा कमीशन था वो था आपका पील कमीशन। क्या था? पील कमीशन। और रॉयल कमीशन के बारे में बताया मैं कि धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया गया सेना को, है ना? हाँ बेटा, हाँ। ब्रिटिश का शासन बेटा इस मामले में है, ब्रिटिश तो शासन पहले से ही कर रहे थे। मैं बता रहा हूं कि कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, 1700 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह 1757 से लेकर 1857 तक वही शासन कर रही थी बेटा, है ना? यहां से क्या किया? कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और क्राउन यानी कि ब्रिटिश महारानी जो भी होगी उस समय, उसको शासन सौंप दिया गया। क्लियर हुआ? तो कंपनी का शासन यहां पर समाप्त किया गया, बस केवल। क्लियर? देखो यहां पर हम कुछ बता रहे थे, पील आयोग और रॉयल कमीशन की बात बता रहे थे हम कि पील आयोग और रॉयल कमीशन जो है उसको गठित किया गया। रॉयल कमीशन से धर्म जाति के आधार पर सेना को विभाजित कर दिया गया और पील कमीशन से क्या किया गया? ब्रिटिशों की संख्या बढ़ा दी गई। और इसके अलावा कहते हैं ब्रिटिश गवर्नर जनरल को क्या कहकर बुलाया गया? ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वायसराय कहकर बुलाया गया। तो ये सारी की सारी चीजें परिणाम स्वरूप हमने देखी। कैसे देखी? परिणाम स्वरूप हमने देखी। अब इसको ही थोड़ा सा हमें समझना है और साथ में लिखना भी है। ठीक है? लिखिए विद्रोह का परिणाम। विद्रोह का परिणाम। 1857 का विद्रोह, यद्यपि, ऐसे लिखो, यद्यपि देख लेंगे, ठीक है। यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल हुआ।
1857 का विद्रोह असफल हुआ, परंतु फिर भी इस विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए, परंतु फिर भी इस विद्रोह के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए। 1858 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा जारी की। 1858 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने एक उद्घोषणा जारी की। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। कौन थे? पामस्टन थे। लिखिए, पामस्टन थे। महारानी की उद्घोषणा के अनुसार हाइफन देके नंबर एक, भारत में ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर क्राउन को सौंप दिया गया। अर्थात अब महारानी ही भारत की वास्तविक शासिका होगी। अर्थात अब महारानी ही भारत की वास्तविक शासिका होगी। नंबर 2, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। बेटा 1 मिनट रुक जाओ। एक बच्चा ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 1857 रिवॉल्यूशन को किसने दबाया था? बेटा ढेरों ब्रिटिश कमांडर थे जिन्होंने दबाया। निकलसन, हडसन, ह्यू रोज, तमाम तरह के, कोई एक नहीं था जिसने इस क्रांति को दबाया। ठीक है, बहुत सारे, ये हम जब पढ़ा रहे थे तब भी आपको बताया था। ठीक है, तो इस क्रांति को दबाने वाले ढेरों नेता, ढेरों ब्रिटिश कमांडर थे। ठीक है, लिखिए क्या लिखा बच्चों? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में बंद कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार भारत में बंद कर दिया गया। राज्य हड़प की नीति को, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया।
राज्य हड़प की नीति को समाप्त कर दिया गया। इस विद्रोह के पश्चात दो आयोगों की घोषणा की गई। इस विद्रोह के बाद दो आयोगों की घोषणा की गई। नंबर 1 रॉयल कमीशन, नंबर 2 पील कमीशन। नंबर 1 रॉयल कमीशन और नंबर 2 पील कमीशन। लिखिए रॉयल कमीशन के अनुसार भारतीय सेना का विभाजन रॉयल कमीशन भारतीय सेना का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर कर दिया गया। रॉयल कमीशन के अनुसार भारतीय सेना का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर किया गया। जैसे सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट इत्यादि। जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट इत्यादि। यहीं से भारत में फूट डालो और शासन करो। यहीं से भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को प्रारंभ किया गया। पील कमीशन के अनुसार सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना में यूरोपियों की संख्या बढ़ा दी गई। लिखिए उद्घोषणा के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और भारत के प्रथम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। लॉर्ड कैनिंग बने। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे महारानी की उद्घोषणा हुई कि नहीं हुई? 1857 की क्रांति असफल हुई, उसके बाद महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुई
उद्घोषणा में क्या कहा गया? ब्रिटिश शासन का नियंत्रण कंपनी से लेकर क्राउन को सौंप दिया गया। किसको सौंप दिया गया? क्राउन को। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार बंद कर दिया गया। अब और कोई राज्य नहीं जीता जाएगा, क्योंकि जीतने के लिए कोई बचा ही नहीं था। राज्य हड़प की नीति बंद कर दी। भारत के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। और 2 कमीशनों का गठन हुआ, पहला रॉयल और दूसरा पील कमीशन। रॉयल कमीशन के अनुसार भारतीय सेना को धर्म और जाति के अनुसार बांट दिया गया। धर्म और जाति के अनुसार बांट दिया गया। और गोरखा, सिख, राजपूत, जाट आदि रेजिमेंट्स उसके बाद ही बनाई गई। यहां से फूट डालो और शासन करो की नीति भी शुरू होती है। यहां से ब्रिटिशों ने फूट डालने का प्रयास तेज कर दिया। और कहते हैं पील कमीशन के अनुसार यूरोपियों की संख्या की मात्रा बढ़ा दी गई। बढ़ा दी गई। ठीक है, तो ये हुआ महत्वपूर्ण परिणाम। अब यहां पर एक और छोटी सी बात को समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन का कुछ महत्व भी हुआ। यहां देखिए, अच्छा एक बात बताओ, क्या आंदोलन का केवल हम तात्कालिक महत्व देखें? तात्कालिक महत्व देखने पर तो क्या लगेगा हमें कि कोई हमें उपलब्धि मिली ही नहीं, विद्रोह असफल हो गया और हमें कोई उपलब्धि नहीं मिली। तो इसलिए हमें क्या देखना पड़ेगा? हमें दूरगामी लाभ देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? दूरगामी लाभ। और दूरगामी लाभ को देखें तो क्या लाभ है, यानी क्या महत्व है दूरगामी? महत्व दूरगामी यह हुआ कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारत में विकास कार्य तेज हुए। भारत में विकास कार्य तेज हुए। विकास कार्य क्या हुए? तेज हुए। ये भी हुआ। और साथ में 3 अधिनियम पारित किए गए। 3 अधिनियम पारित किए गए। आपको पता है एक अधिनियम का नाम था जिसमें भारतीय राजनीति से संबंधित था, भारतीय परिषद अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम। और एक अधिनियम था भारतीय सिविल सेवा अधिनियम, जिससे भारतीयों को सिविल सेवा में छूट दी गई, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। और एक अधिनियम था सिविल सेवा अधिनियम एक्ट। और एक क्या था? हाई कोर्ट, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के अनुसार कितने न्यायालय बनाए गए? 3। इलाहाबाद का, बंबई का और मद्रास का। इलाहाबाद का, बंबई का और मद्रास के, ये भी इसके बाद बने। अरे महत्व हुआ कि नहीं हुआ? वास्तव में महत्व हुआ। और इसे हम दूरगामी महत्व के रूप में जानेंगे। किस महत्व के रूप में जानेंगे? किस महत्व के रूप में जानेंगे? दूरगामी महत्व के रूप में जानेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां पे ध्यान से सुनो। तो 3 अधिनियम भी पारित हुए। और इस आंदोलन का एक महत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता भी हमें देखने को मिली। वो भी क्या? मुख्य रूप से। अरे महत्व हुए कि नहीं हुए? ये महत्व हुए कि नहीं हुए? हुए। ये महत्व हुए। बेटा एक बच्चे का क्वेश्चन आया हुआ है कि सर कौन कौन से गवर्नर जनरल ने इसे शांत किया? गवर्नर जनरल तो बेटा लॉर्ड कैनिंग ही था, उसने ही शांत किया। आप पूछ रहे हो वे अधिकारी जिन्होंने विद्रोह को दबाया। जैसे बेटा झांसी को दबाने का काम ह्यूरोज ने किया। ठीक है, इनका नाम लिखने की आवश्यकता है क्या? आवश्यकता तो है नहीं, है ना। लेकिन फिर भी दिल्ली का जमाया निकलसन और हडसन ने, है ना। इस तरीके से करके विद्रोह को दबाया गया। लेकिन फिर तुम कहोगे तो हम इसको तुम्हें लिखवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पीडीएफ में दे देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है।
ठीक है, लिखे। बताओ राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ कि नहीं हुआ? भारत में विकास कार्य तेज हुए कि नहीं हुए? विकास कार्य का मतलब है रेलवे, डाक तार, रेलवे, डाक तार, बैंकिंग, जहाजरानी उद्योग, वनीकरण, वनीकरण, ये सब कार्य तेज हो गए। ये सब कार्य क्या हो गए? तेज हो गए। लिखे क्रांति का महत्व। इसको बनाना चाह रहे हो? बनाओ, बन भी गया होगा। तीन हाईकोर्ट है, इलाहाबाद, बंबई और मद्रास। बैंकिंग, जहाजरानी, वनीकरण, वनीकरण नहीं, वनीकरण। कभी कभी तुम लोग भावनाओं को भी समझ लिया करो। वनीकरण बोला था ना, वनीकरण। आगे बढ़े। इलाहाबाद हाई कोर्ट बेटा, कलकत्ता हाई कोर्ट पहले बन चुका 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार। हाँ ठीक है, यहां पर 3 बने थे। ठीक है, इस बात के बारे में पता है आप लोगों को? कलकत्ता पहले से बन चुका, यहां पर 3 बने थे। लिखिए, भले ही क्रांति की, भले ही क्रांति की तात्कालिक उपलब्धियां, भले ही क्रांति की तात्कालिक उपलब्धियां बेहद कम रही हो, तात्कालिक उपलब्धियां बेहद कम रही हो, परंतु परंतु इसके दूरगामी महत्व, परंतु इसके दूरगामी महत्व देखे जा सकते हैं, परंतु इसके दूरगामी महत्व देखे जा सकते हैं। 1857 की क्रांति के पश्चात, हाइफन देके नंबर 1 2 भी लिख सकते हो। नंबर 1, 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में रेलवे, डाक तार सेवा, भारत में रेलवे, रेलवे, डाक तार सेवा, बैंकिंग, जहाजरानी उद्योग, बैंकिंग, जहाजरानी उद्योग इत्यादि, वनीकरण इत्यादि, वनीकरण इत्यादि शुरू हुए। वनीकरण इत्यादि शुरू हुए। देखिए नंबर 2, भारत में क्रांति के पश्चात, भारत में क्रांति के पश्चात राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद की भावना का उदय, राष्ट्रवाद की भावना का उदय देखा जा सकता है।
क्रांति के पश्चात मात्र 30 वर्षों में ही क्रांति के पश्चात मात्र 30 वर्षों में ही एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लिखिए, क्रांति के पश्चात 1861 में तीन प्रमुख अधिनियम पारित किए गए। तीन प्रमुख अधिनियम पारित किए गए। नंबर 1, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित हुए। भारतीय अधिनियम पारित हुए। लिख लिया? अच्छा, तीन पारित हुए। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, डेट 1861 में पारित हुए। हाँ, तीनों। नंबर 1 लिखो। तीन कोर्ट पारित हुए। तीन कोर्ट हुए ना बच्चों। ये तीन उच्च न्यायालय कौन कौन से थे? इलाहाबाद, मद्रास और बंबई। तीनों के नाम लिख दो, इलाहाबाद, मद्रास और बंबई। सेंटेंस की लय कब बिगड़ती है? जब ऑनलाइन वाले कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था वनीकरण क्या होता है सर? कमर्शियल पर्पज से वन लगाए गए, इसी को क्या कहा गया? वनीकरण। बाग लगाए, इसी को क्या कहा गया? वनीकरण। ठीक है, इसको लिखिए। 1857 की क्रांति के दौरान 1857 की क्रांति के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता प्रमुख रूप से देखी गई। हिंदू मुस्लिम एकता प्रमुख रूप से देखी गई। बात समझ में आई? अरे आई कि नहीं आई? अब यहां देखो, इस क्रांति के समय में कुछ प्रकृति की बात यदि हम करें, इसकी बात करें, प्रकृति की बात यदि हम करें, तो प्रकृति को हम कैसे देख सकते हैं? 3 प्रकार की चीजें हैं। जैसे पहली है
कि वास्तव में क्रांति कैसी थी। वास्तव में क्रांति कैसी थी, प्रकृति को यहीं पर समझते हैं। देखिए, 3 अवधारणाएं हैं इसमें क्रांति की प्रकृति को लेकर या विद्रोह की प्रकृति को लेकर। और ये 3 अवधारणाएं हैं। पहला, ध्यान से सुनो, प्रथम अवधारणा है इसमें कि यह विद्रोह एक सैन्य विद्रोह था। क्या था यह विद्रोह? एक सैन्य विद्रोह था। दूसरा प्रतिक्रिया है कि यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। और तीसरा है कि यह विद्रोह एक सामंती प्रतिक्रिया थी। यह विद्रोह एक सामंती प्रतिक्रिया थी। पहले तो इनका मतलब समझो। इनका मतलब देखो क्या है। पहली अवधारणा है कि यह विद्रोह वास्तव में एक सैन्य विद्रोह था, यानी बस सिर्फ सैनिकों का विद्रोह भर था, इससे ज्यादा यह कुछ नहीं था। पहली अवधारणा तो यह मानी गई, ठीक है। दूसरी अवधारणा यह मानी गई कि यह विद्रोह वास्तव में राष्ट्रीय विद्रोह था, यानी कि पूरे राष्ट्र का विद्रोह था यह। और तीसरा माना गया कि कुछ राजाओं भर का विद्रोह था ये। तीनों ही अवधारणाएं अपने आप में अकेले अकेले सत्य नहीं है। अकेले अकेले सत्य नहीं। क्या बच्चों आप ही बताओ, हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, क्या आप कह सकते हैं कि यह सिर्फ सैन्य विद्रोह था? नहीं। अरे भाई, इस विद्रोह में तो किसानों ने भी भाग लिया, इस विद्रोह में तो राजाओं ने भी भाग लिया, और कुंवर सिंह अमर सिंह जैसे जमींदारों ने भी भाग लिया। तो इस विद्रोह को हम केवल सैन्य विद्रोह नहीं कह सकते। जॉन सीले इसके समर्थन करते हैं। जॉन सीले इसका समर्थन करते हैं कि यह वास्तव में कैसा विद्रोह है? कैसा विद्रोह है? बिल्कुल, इसका समर्थन वे करते हैं। राष्ट्रीय विद्रोह का समर्थन करते हैं वीडी सावरकर। कौन करते हैं? विनायक दामोदर सावरकर। वीडी सावरकर एक बुक भी लिखते हैं, फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस। ये क्या है? ये पहली लड़ाई है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये क्या है? फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ये लिखते हैं ये बुक। और इसमें कहते हैं कि यह विद्रोह वास्तव में कैसा था? यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह विद्रोह कैसा था? राष्ट्रीय विद्रोह था। और सामंती प्रतिक्रिया को मानने वाले कई लोग बच्चों इसका समर्थन करते हैं कि यह सामंती प्रक्रिया थी। जैसे टी.आर. होम्स कहता है कि यह सामंती प्रतिक्रिया थी। टी.आर. होम्स का नाम सुना है आपने? टी.आर. होम्स ने एक बात और कही थी। टी.आर. होम्स ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था कि यह आंदोलन वास्तव में सभ्यता और बर्बरता के बीच, यह आंदोलन सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष था। के बीच संघर्ष था। यूपीएससी ने मेंस में एक बार इसी कथन पर क्वेश्चन पूछा है कि यह आंदोलन सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष था, इस कथन का मूल्यांकन करे। क्या बच्चों ये सभ्यता और बर्बरता का आंदोलन था, संघर्ष था? ना। ब्रिटिश इतिहासकार इस बात को मानते होंगे, लेकिन क्योंकि वे हमें बर्बर और अपने आप को सभ्य बताते हैं। तो टी.आर. होम्स कौन है? एक ऐसे ही यूरोपियन इतिहासकार है जो इस बात को महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं। तो टी.आर. होम्स की सामंती प्रतिक्रिया, सैन्य विद्रोह, और इन तीनों को बनाओ। आप बना लिया और समझ में भी आ गया होगा, है ना? तो अब यहां पर वीडी सावरकर की बुक का नाम लिखा, लेकिन कार्ल मार्क्स ने, देखो ध्यान से सुनो,
कार्ल मार्क्स ने एक बात कही। कार्ल मार्क्स ने कहा कि कार्ल मार्क्स से जब पूछा गया कि 1857 की क्रांति क्या है, तो कार्ल मार्क्स कहता है कि 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के शोषण की प्रतिक्रिया है। 1857 की क्रांति भारत में ब्रिटिश शासन के शोषण की क्या है? प्रतिक्रिया है। लिखो, नीचे करके लिखो। टी.आर. होम्स ने इस सभ्यता को, सॉरी इस आंदोलन को, इस विद्रोह को लिखना, इस विद्रोह को, टी.आर. होम्स ने इस विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया है। सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया है। किसने? टी.आर. होम्स ने इसे सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष बताया। लिखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार, कार्ल मार्क्स बेटा, कार्ल मार्क्स के अनुसार 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। लिखिए, एक इतिहासकार एस.एन. सेन ने 1857 पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम 1857 है। जिसका नाम क्या है? 1857 है। क्या नाम है? 1857 है। क्लियर हुआ? ये थी 1857 की क्रांति। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है? अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपको कल करवाएंगे, ठीक है? कल आप एक बार इसको रिवाइज करके आएंगे तो लगभग सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हुए दिखेंगे। पहले वाले क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं मिला सुमन जी? तो दे दीजिए ना बच्चों को, दे देंगे, आज मिल जाएगा आपको, ठीक है? सुमन जी ने कहा है आज मिल जाएगा आपको, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब हम आपके सामने एक ऐसा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में, जिस टॉपिक से प्री और मेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ सामाजिक धार्मिक आंदोलन। सुना है इस टॉपिक के बारे में? राजा राममोहन, दयानंद, स्वामी विवेकानंद,
ज्योतिबा, महादेव गोविंद, ईश्वरचंद विद्या, एनी, इन सब आंदोलनों को समझने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और सामाजिक धार्मिक आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत में आखिरकार क्यों हुए? क्यों हुए? पहला तो ये। दूसरा, इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या थे? इस आंदोलन के मुख्य मुद्दे क्या थे, यानी ये किन बुराइयों के खिलाफ यह आंदोलन हमारे सामने आया, और इस आंदोलन के वे महान व्यक्तित्व कौन से थे जिन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए, ध्यान से सुनो, जिन्होंने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बुराइयों के खिलाफ लड़ने का काम किया। कौन थे वे लोग? तो हमें इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, यह है इसी क्रम में सोशल रिलीजियस मूवमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? सोशल रिलीजियस मूवमेंट, यानी सामाजिक धार्मिक आंदोलन। और ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन वास्तव में एक पुनर्जागरण है। क्या है? पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण को इंग्लिश में बोलते हैं रेनेसा। क्या बोलते हैं? रेनेसा। रेनेसा भारत में आखिरकार 19वीं 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में या 19वीं पूरी शताब्दी में क्यों हुए? क्योंकि इस काल में भारत के कुछ लोग शिक्षित भी होने लगे थे और पुनर्जागरण की लहर यूरोप से होते हुए भारत भी आ गई थी। एक बहुत बड़े दार्शनिक की बात हम आपको बताते हैं जिसका नाम है हीगल। क्या नाम है? हीगल एक बहुत बड़े जर्मन दार्शनिक है। क्या है? जर्मन दार्शनिक। हीगल का नाम सुना है? हीगल कहते हैं कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। हेगल ने बड़े काम की बात कह दी, यदि तुमने समझी हो तो। हेगल ने कहा कि जब तक पुनर्जागरण नहीं होगा, पुनः जागरण नहीं होगा, जब तक हम जागेंगे नहीं बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ, तब तक कोई भी धर्म सुधार नहीं हो सकता। आपको पता है 19वीं शताब्दी में भारत में बहुत सारी समस्याएं भारतीय समाज में थी। रूढ़िवादिता, धार्मिक कर्मकांड, जातिवाद, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर रोक और न जाने कितनी छोटी मोटी समस्याएं, वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण की सर्वोच्चता थी, पुरोहितवाद, ये सारी समस्याएं सामने खड़ी हुई थी। और फिर कुछ लोगों ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की। ये लोग निसंदेह पढ़े लिखे लोग होंगे कि नहीं होंगे? ये लोग निश्चित रूप से ब्रिटिश शिक्षा से ओतप्रोत होंगे कि नहीं होंगे? काफी हद तक होंगे। और ये लोग भारत में विद्यमान समस्याओं को जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? जानते होंगे। ये लोग ही, मैंने अभी बताया था, ये लोग ही राजा राम मोहन रॉय जैसे लोग थे। और क्या शुरू में इनका विरोध नहीं हुआ होगा? अरे जब तुम समाज में बुराइयों के खिलाफ, समाज एक बुराई को जीता जा रहा है और तुम अचानक से आकर उस बुराई को बदलने की बात करते हो,
तो लोग तुम्हें मारने के लिए दौड़ते हैं। क्योंकि सत्य की विशेषता क्या होती है, पहले उसका विरोध होता है, फिर उसका मजाक बनता है कि नहीं, और फिर सत्य इतना प्रखर होकर उभरता है कि उसको सब लोग मान लेते हैं। यस और नो? तो इन्होंने भी सत्य की लड़ाई में लोगों से जद्दोजहद की होगी कि नहीं? लोगों से ये भी लड़े होंगे और सामाजिक सुधार इन्होंने लड़ने के बावजूद भी निरंतर जारी रखे होंगे। मैंने तो बताया ही था, 1829 में जब राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा पर बैन करवाया, आपको पता है राजा राम मोहन रॉय की अपनी भाभी 1811 में सती हो गई थी। अपनी भाभी 1811 में सती हो गई थी। सती जैसी समस्या भारत में बहुत बड़ी समस्याओं में से एक है। किसी का जिंदा जल जाना क्या कोई आसान बात है? किसी को जिंदा जला देना क्या कोई आसान बात है? और यदि आप शोर मचाओगे तो ढोल नगाड़े बजाकर आपको ले जाया जाएगा और ढोल नगाड़ों से बाहर आपकी आवाज भी नहीं आएगी चीखने की, और आपको जीवित जलाया जाएगा। ये बुराई नहीं तो और क्या थी? लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने तो इसका भी विरोध किया। रूढ़िवादी लोगों ने कहा नहीं, ये सती प्रथा तो अच्छी है और इसे रहने दिया जाए। लेकिन 1829 में इसे बैन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। ऐसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने बीड़ा उठाया। ऐसे ही ईश्वरचंद विद्यासागर ने बीड़ा उठाया और ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर जोर दिया। दिया कि नहीं दिया? ना जाने कितने लोग, एक दो नहीं, ना जाने कितने लोग सामने आ गए। और दयानंद सरस्वती ने तो सामने आकर ये भी कह दिया कि मूर्ति पूजा आपके लिए अभिशाप बन जाएगी, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भारत में सभी कर्मकांडों की जननी है। स्वामी विवेकानंद तो इससे भी आगे बढ़ गए और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और लोगों से सीधे कनेक्ट होने लगे। लोग यानी जो दुखी लोग थे उनके लिए हमेशा कार्य करने का काम किसने किया? स्वामी विवेकानंद। आपको एक बात और जाननी पड़ेगी, आज हम पुनर्जागरण के लिए तैयार क्यों हुए? वास्तव में हम पुनर्जागरण के लिए इसलिए तैयार हुए क्योंकि हमें लगभग 100 सालों से हमें अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गालियां दी जा रही थी। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, ध्यान से सुनो, 1845 में लॉर्ड मैकाले ने कहा था, मैं भारत में काले अंग्रेज बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं? काले अंग्रेज। अब अरे तुम भले ही अपने आप को गोरा मानते हो, लेकिन वो तुम्हें काला कहते थे। तुम जो गर्व करते हो ना अपने आप में, मैं गोरा हूं, वो तुम्हें क्या कहते थे? काला कहते थे। तो काले अंग्रेज बनाना चाहता हूं मैं। और भारत तो सांप सपेरों का देश है, इनके पास कैसी शिक्षा प्रणाली और इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी, और यदि भारत की तुलना ब्रिटिश शिक्षा से की जाए तो उन्होंने पता है क्या कहा? ध्यान से सुनना उनकी बात। उन्होंने कहा कि जितना तमाम भारत का साहित्य है आज तक लिखा गया है, वो सारा साहित्य एक तरफ और यूरोप की एक पुस्तकालय की अलमीरा के एक बॉक्स में रखी गई किताबें एक तरफ। इतना अच्छा है हमारा साहित्य। ध्यान से सुनो, लेकिन अभी ताली बजाने की बात है ये? तुम्हें गाली खाने के लायक हो तुम। यस और नो? बताओ। वो गाली दे रहा है तुम्हें और तुम तालियां बजा रहे हो। अरे यदि कोई भारत में ऐसा व्यक्ति आएगा जो उसकी बोलती और ब्रिटिशों की बोलती बंद कर देगा, उसके लिए तालियां बजाना? बजाओगे कि नहीं? मौका मिला नहीं कि टूट पड़े। अब ध्यान से सुनो, काले अंग्रेज बनाना चाहता हूं और भारतीय शिक्षा व्यवस्था है भी क्या? ध्यान से सुन लो, आवाज नहीं। और भारतीय शिक्षा व्यवस्था है भी क्या?
सांप सपेरों के देश वाली शिक्षा व्यवस्था है भी क्या, दकियानुसी, और यहाँ सिर्फ धर्म की शिक्षा दी जाती है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में बोलने गए, कहाँ, शिकागो में, तो कहते उनके ही न्यूज़पेपर से लिखवाया, हमने नहीं, उनके न्यूज़पेपर से लिखवाया कि एक भारत के सन्यासी को सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे भगवान को सुन लिया हो। और सुन लो, अभी और सुन लो, अरे सुन लो। और हम क्या कहते हैं, अच्छा पूर्वी लोग, पश्चिमी लोग क्या कहते थे, वो कहते थे कि हमारे कंधों पर तो ये बोझ है कि हम पूर्वी लोगों को कैसे शिक्षित करें। तो एक न्यूज़पेपर ने, न्यूयॉर्क क्रिटिक ने लिखते हुए कहा कि हम कहते हैं कि पूर्वी लोगों को शिक्षित करना हमारे कंधों पर बोझ है, आज एक अकेला पूर्वी व्यक्ति आकर पूरी पाश्चात्य सभ्यता को शिक्षित करके चला गया। ये था तमाचा, ये था कि नहीं था, ये तमाचा था कि नहीं था। और ध्यान से सुनना बात को, स्वामी विवेकानंद ने उनके गढ़ में जाकर उनके द्वारा ये बात लिखवाई, उनके गढ़ में जाकर उनके द्वारा ये बात लिखवाई। और कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने और एनी बेसेंट ने तो ये कह दिया, एनी बेसेंट ने तो ये भी कह दिया, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, पता है आप लोगों को। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना ही इसलिए हुई थी क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी वास्तव में विश्व के प्राचीन धर्मों और प्राचीन संस्कृतियों की खोज कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। और पता है इस खोज के बाद एनी बेसेंट ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे महान और भारतीय धर्म दुनिया में सबसे गूढ़ यानी गहरा धर्म है। तो ये तभी तो संभव हुआ होगा, जब पुनर्जागरण हुआ होगा कि नहीं, अरे हुआ होगा कि नहीं। हेडिंग लगाओ, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, लगा लिया। तो अब सुनो ध्यान से बात, लिखिए। पहले यहां पे एक स्ट्रक्चर देखो, कैसे कैसे हम पढ़ेंगे इसको, सामाजिक धार्मिक आंदोलन को। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वही जैसे हम पढ़ते हैं भूमिका, पढ़ेंगे कि नहीं। फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण, फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मुख्य मुद्दे, क्या पढ़ेंगे, मुख्य मुद्दे। फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रभाव, क्या पढ़ेंगे, प्रभाव। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के प्रभाव, और फिर हम पढ़ेंगे, मतलब इसी के साथ हम पढ़ते रहेंगे प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में हम देखो किस किस को पढ़ेंगे, यहां पर देखो, नंबर 1 राजा राम मोहन रॉय, किसको पढ़ेंगे, राजा राम मोहन रॉय को पढ़ेंगे डिटेल से। ब्रह्म समाज सुना है, अरे सुना है कि नहीं। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज सुना है, दयानंद सरस्वती। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन सुना है, स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद के बाद एनी बेसेंट को भी पढ़ लेंगे, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी को भी पढ़ेंगे। और हम महादेव गोविंद रानाडे को पढ़ेंगे, और हम ईश्वर चंद विद्यासागर को पढ़ेंगे,
और हम ज्योतिबा ईश्वरचंद विद्यासागर लिख रहे हैं, बस यहां पर तुम लोग समझ लेना। और हम ज्योतिबा फूले को पढ़ेंगे, और हम मुस्लिम सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, देवबंद आंदोलन, वहाबी आंदोलन। सुना है नाम? अरे यस और नो? अरे किसने इसको पेन मारा? अरे इसने किसको पेन किसने पेन मारा इसे? इतना तो तभी उछल सकता है कोई। अब बताओ, उछल तो लिए। कहां हो तुम प्रिय? बात समझ में आई? तो बनाओ इसको जल्दी से, देख क्या रहे हो? बना लिया? अरे वाह, इसको कहते हैं स्मार्ट बच्चे। स्मार्ट बच्चे हो तुम लोग। हाँ, देखो अपनी तारीफ में खुद ही लगे हुए हैं। अठारहवीं 19वीं शताब्दी में भूमिका में, 18वीं 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन एक अति महत्वपूर्ण घटना थी। इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन को पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण भी कहा जाता है। यहां पुनर्जागरण से तात्पर्य है कि यहां पुनर्जागरण से तात्पर्य है कि पुनः जागरण, पुनः जागरण अर्थात पुनः जागना, या ब्रैकेट में पुनः जागना, पुनः जागना। भारतीय पुनर्जागरण को, अगला पॉइंट, भारतीय पुनर्जागरण को यूरोपीय पुनर्जागरण से भारतीय पुनर्जागरण को यूरोपीय पुनर्जागरण से, कोई बात नहीं, गोली तो नहीं चली। भारतीय पुनर्जागरण को यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रेरणा मिली। जर्मनी के महान दार्शनिक हीगल के अनुसार पुनर्जागरण के बिना
पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। कोई भी पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं। ये कहा हीगल ने, लिखे सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण। ये देखिए कुछ कारण लिखे हुए हैं यहां पर। देखिए सामाजिक धार्मिक आंदोलन का सबसे बड़ा कारण था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, था कि नहीं? क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तभी तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई तभी तो हम इस बात के लिए प्रेरित हुए कि हमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना से शिक्षा में परिवर्तन आया होगा। शिक्षा में परिवर्तन के साथ शिक्षा में तर्क, बौद्धिकता और इन सब चीजों का आगमन हुआ होगा, विज्ञान का आगमन हुआ होगा। और जब इन चीजों का आगमन हुआ तो भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थिति उभर कर सामने आई कि नहीं आई? तो यहां देखो, और इसमें सृजनात्मक साहित्य ने भी रोल प्ले किया, यानी कुछ यूरोपीय साहित्य पढ़ा गया, कुछ दार्शनिकों के यूरोपियन साहित्य पढ़ा गया, यूरोपियन लिटरेचर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? यूरोपियन लिटरेचर पढ़ा गया, और साथ में उनका अनुसरण करके भारत में भी तर्क और बौद्धिकता की बातें होनी शुरू हुई। जैसे लॉस्की और बोदा ने संप्रभुता के विचार दिए, जैसे कांट ने, जैसे डेकार्ट ने, जैसे स्पिनोजा ने, इन सब दार्शनिकों ने भारत पर क्या डाला? असर डाला। सर जॉन रॉल्स ने, रॉल्स को जानते हो आप लोग? रॉल्स का न्याय का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा। इन सभी ने भारतीयों को क्या किया? प्रेरित किया कि आप भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ो और बुराइयों के खिलाफ लड़ाई करो। किसके खिलाफ लड़ाई करो? बुराइयों के। भारत में रूढ़िवादी परंपराएं भी इसका कारण बनी होगी कि नहीं बनी होगी? रूढ़िवादी परंपराएं क्या है? धर्मों में कर्मकांड, बाल विवाह, जाति प्रथा, सती प्रथा, है ना, पुरोहितवाद की सुप्रीमेसी, यानी पुरोहितवाद की सर्वोच्चता। पुरोहितवाद की सर्वोच्चता का मतलब है कि जो भी है वो वास्तव में पुरोहित ही है। जो भी है वो वास्तव में क्या है? पुरोहित ही है। तो इस बात को लिया गया। लोकतंत्र का विकास। अच्छा, भारत में ब्रिटिश शिक्षा एवं विचारों का प्रसार हुआ। मैंने बता दिया कि शिक्षा, तर्क, बौद्धिकता, विज्ञान, ये सब चीजों का समावेश हुआ होगा। जब विज्ञान को पढ़ा होगा तो वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हुआ होगा कि नहीं? तर्क के आधार पर धार्मिक चीजों को तोलने का प्रयास किया गया होगा कि नहीं किया होगा? और बुराइयों को तर्क के आधार पर सोचा गया होगा तो वे कैसी लगी होगी? बहुत खराब। सती प्रथा को यदि तर्क की कसौटी पर कसा जाए तो हमें लगेगा अरे एक निर्दोष व्यक्ति को हम क्यों मार रहे हैं, लगेगा कि नहीं? लेकिन यदि हम परंपराओं में बंद कर इस बात को करें बस केवल, तो हम क्या मानेंगे कि ये तो एक परंपरा है, इसे निभाए जाए। जैसे तुमसे पूछा जाए कि तुम मंदिर में जो निशाने बांध बांध कर नारियल फेंकते हो, है ना, ये क्यों करते हो? तो तुम कहोगे दादाजी करते थे, छोटा था मैं, दादाजी के साथ जाते थे, वो भी ऐसे ही निशाना लगाते थे। और तुम इस बात को या किसी भी कर्मकांड को तुम फॉलो कर रहे हो, किसी भी अंधविश्वास को तुम फॉलो कर रहे हो, तो तुम क्या कहते हो? अरे भाई हमें तो पता नहीं। तुमसे कोई कह दे अच्छा तुम धार्मिक एक बात बताओ, भगवान राम की पूजा क्यों करते हो? तो तुम कहोगे भाई पिताजी किया करते थे,
ऐसा कहोगे? अच्छा सुनो, धार्मिक भगवान कहां से आया? चलो तुम कभी सोचते हो ये? चलो भगवान राम तो तुम कह दोगे नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, है ना। रामचरितमानस में भगवान राम के बारे में विशेष बातों को बताया गया, इसलिए सर हम पूजा करते हैं, है ना, माना। अच्छा चलो बताओ तुम आध्यात्मिक क्यों हो? भगवान को तुम क्यों मानते हो? अब तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि तुम कहोगे, सुन लो सुन लो सुन लो, अब तुम कहोगे कि सर भगवान को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे पूर्वज मानते थे, इसलिए हम भी मानते हैं, एक विश्वास के आधार पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी चीज में, लेकिन यदि बुद्ध ने कहा था, यदि तुमने अपने आप से प्रश्न पूछने शुरू कर दिए तो तुम समझ लेना कि तुम हर दिन क्रांति करोगे। लेकिन हम अपने आप से प्रश्न पूछते ही कब है? तभी तो उन्होंने कहा था अप्पय दीपो भव, अप्पय दीपो भव। इसका मतलब है अपना दीपक स्वयं बनो, अपना दीपक स्वयं बनो। तो आप जब तक तर्क नहीं लेकर आओगे ना अपनी बातों में, तब तक तुम्हें कोई भी बहला फुसलाता रहेगा, कोई भी बाबा अपने कब्जे में तुम्हें लेता रहेगा। भारत तो बाबाओं की भूमि है कि नहीं है? भारत में तो विशेष विशेष प्रकार के बाबा पाए जाते हैं। एक दो बाबा तो जेल में हैं, ये बड़े बड़े बाबा हैं। अच्छा नाम नहीं लेंगे किसी भी बाबा का। देखो हमें सुरक्षित घर जाना है, क्योंकि भाई यहां पर बीच बीच में बाबा के फॉलोवर बैठे मिल सकते हैं और लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसलिए बाबा का नाम नहीं, हम तो बस बोल रहे हैं, है ना। एक बाबा तो ऐसे थे कि उनसे तुम किसी भी समस्या को पूछो, जैसे तुम जाकर खड़े होकर कहते थे कि बाबा शादी नहीं हो रही, तो कहते थे अच्छा गोलगप्पे खाए थे? गोलगप्पे खाए थे? कब खाए थे? उसने कहा था बाबा अभी परसों ही लपेटे थे। तो बाबा कहेगा ये बताओ कौन सी चटनी से खाए थे, मीठी के खट्टी? तो उसने कहा बाबा मीठी से पसंद है। ओहो यही तो कृपा रुकी हुई है, अब की बार क्या कौन से खाओगे? बाबा का नाम तो तुम समझ ही गए होंगे, लेकिन बाबा का नाम लेना बस बिल्कुल नहीं लेना है, घमासान हो जाएगा नहीं तो यहीं पे। तो समझिए अगला पॉइंट। तो सृजनात्मक साहित्य लोकतांत्रिक विचारों का विस्तार। ध्यान से सुन लो, ये लोकतांत्रिक विचार क्या है? समानता, स्वतंत्रता और न्याय, बंधुत्व, है कि नहीं है? ये भी भारतीय सीख रहे थे और वो चाहते थे कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व जैसे सिद्धांतों का पालन किया जाए। भारत में आखिरकार समानता स्थापित क्यों नहीं हो सकती? भारत में स्वतंत्रता स्थापित क्यों नहीं हो सकती? भारत में न्याय स्थापित क्यों नहीं हो सकता? और वैज्ञानिक मनोवृत्ति, देखो तार्किकता, बौद्धिकता, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का मतलब होता है हर चीज को पहले वैज्ञानिक कसौटी पर कसो फिर मानो। समझ में आया? लिखो कारण। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि सामाजिक धार्मिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। सामाजिक धार्मिक आंदोलन की
पृष्ठभूमि तैयार की। लिखिए। नंबर 2, सृजनात्मक साहित्य भी इस प्रकार के आंदोलन का सृजनात्मक साहित्य भी इस प्रकार के आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। सृजनात्मक साहित्य भी इस प्रकार के आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। भारत में रूढ़ि व परंपराओं का विरोध भारत में रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करने के लिए यह आंदोलन हुआ। भारत में ब्रिटिश शिक्षा, नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश शिक्षा भारत में ब्रिटिश शिक्षा और विचारों का प्रभाव, भारत में ब्रिटिश शिक्षा और विचारों का प्रसार के प्रसार से भी सामाजिक धार्मिक आंदोलन को गति मिली। लोकतांत्रिक, नेक्स्ट, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी कारगर सिद्ध हुआ। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी कारगर सिद्ध हुआ। लोकतांत्रिक मूल्य है लोकतांत्रिक मूल्य है समानता, हाइफन दे के, समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व। न्याय एवं बंधुत्व। देखिए नेक्स्ट, लास्ट, मतलब इस आंदोलन के प्रसार में तार्किकता, बौद्धिकता, इस आंदोलन के विस्तार में तार्किकता, बौद्धिकता एवं वैज्ञानिक मनोवृत्ति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिखिए। मुख्य मुद्दे आंदोलन के, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मुख्य मुद्दे, हेडिंग लगाओ बेटा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मुख्य मुद्दे। मुख्य मुद्दे। क्यों हुआ वास्तव में आंदोलन? क्या थे मुख्य मुद्दे? देखिए, पहला मुद्दा था महिलाओं की खराब स्थिति, ठीक है नहीं थी?
अरे भारत में, ध्यान से सुन लो, भारत में एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। आपने नाम सुना है? ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा है कि महिलाएं कष्ट का कारण हैं। महिलाएं कष्ट का कारण हैं। अच्छा देखो, कुछ लोगों ने कितने उत्साह से कहा महिलाएं कष्ट का कारण है, मतलब जोर जोर के कहा कारण है। ये सब हताश निराश लोग हैं। अच्छा अब ध्यान से सुनो, और पुत्र जो है, बालिका तो कष्ट का कारण है, इसलिए तो भारत में भ्रूण हत्या, जिस पर एक अधिनियम आ चुका है, अब भ्रूण हत्या अभी भी रुक नहीं रही है। और ऐसा कभी नहीं होता कि भ्रूण हत्या में एक मेल चाइल्ड की हत्या हो, बल्कि फीमेल चाइल्ड की हत्या होती है। आप देखना भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाओं की स्थिति को प्राचीन काल से ही थोड़ा सा क्या करके रखा गया है, दबा के रखा गया है, रखा गया है। अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आए, कष्ट का कारण बता दिया। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कालिदास आ गए। कालिदास ने भी महिलाओं के विषय में बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं लिखा। कालिदास भी प्रेम में चोट खाया हुआ आदमी था। कालिदास को उसकी पत्नी ने घर से धक्के देकर निकाल दिया था, और फिर कालिदास कालिदास बना। ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा हुआ होगा कि नहीं? और फिर तुलसीदास, फिर क्या? अरे सुन लो पहले, फिर क्या? तुलसीदास। और तुलसीदास ने तो आपको पता ही है, महिलाओं की तुलना पशु, ढोल, है ना, शूद्रों से, इनसे कर दी। अब ध्यान से सुन लो, कहते हैं तुलसीदास भी चोट खाया हुआ था। तुलसीदास एक बार आंधी तूफान पार करके, भयंकर, सुना है, और पहुंच गया पत्नी देवी से मिलने। पत्नी देवी ने, सुन लो, अच्छा लिखो, चलो अगला पॉइंट। तो फिर शांत होकर सुनो। और तुलसीदास को उसकी पत्नी ने कहा, कहते हैं एक सांप को भी रस्सी मानकर तुलसीदास चढ़ गया और पत्नी के सामने प्रकट हुआ, मैं आ गया प्रिय। और जब तुलसीदास की पत्नी ने यह सुना, तो तुलसीदास की पत्नी उन पर बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि यदि इतना जो आपने जो ये उद्यम किया है, इतना वास्तव में आप ईश्वर को पाने के लिए करते तो वो भी मिल जाते, और आप अभी लौट जाइए वापस। कहते हैं पत्नी ने तिरस्कार कर दिया, और तुलसीदास बाद में महान कवि कहलाए। लेकिन महिलाओं से फिर उनकी कभी साठगांठ हो नहीं पाई, क्योंकि उनका अनुभव अच्छा रहा नहीं। तो भारत में महिलाओं की स्थिति खराब थी कि नहीं थी? देखो समय समय पर हुई कि नहीं? अच्छा, और मैंने तो बताया था एक दिन तुम्हें क्लास में कि महिलाओं की स्थिति 1970 के बाद अच्छी हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो मैंने बताया भी था आपको कि अब पति घर में आता है ना, तो पत्नी नागिन का सीजन देख रही होती है। तो लिखो 1 नंबर 1 मुख्य मुद्दे, महिलाओं की खराब स्थिति। महिलाओं की खराब स्थिति, इसके खिलाफ आवाज उठेगी कि नहीं उठेगी? नंबर 2, जाति प्रथा की बुराइयां। जाति प्रथा की बुराइयां। नंबर 3, सती प्रथा। सती प्रथा।
नंबर 4 बाल विवाह। विधवा विवाह पर रोक। विधवा विवाह पर रोक। नेक्स्ट महिला शिक्षा पर रोक। महिला शिक्षा पर रोक। धर्म में कर्मकांड एवं आडंबर। धर्म में कर्मकांड एवं आडंबर। धर्म में कर्मकांड एवं आडंबर। मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा और धर्मतंत्र का प्रभाव। धर्मतंत्र का प्रभाव। नेक्स्ट एक और लिख लो, पुरोहितवाद की, पुरोहितवाद की सर्वोच्चता। पुरोहितवाद की सर्वोच्चता। अच्छा, प्राचीन काल से ही पुरोहितों ने यज्ञ व्यवस्था कायम की थी। और वैदिक काल में तो आपने देखा था कि यज्ञ व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया था और यज्ञ बहुत सारे किए जाते थे। राजसूय यज्ञ, देव यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, है ना। ये सारे क्या किए जाते थे? यज्ञ किए जाते थे। और ध्यान से सुन लो, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, तो इसलिए कॉपी को बैग में रखने की कोशिश ना करें। अभी हम कंटिन्यू हैं। और ध्यान से सुन लो, पहले बुलवा दिया, क्या बोल रहे थे? समझ में आ गया, समझ में आ गया। ढेरों प्रकार के यज्ञ बनाए गए, है ना। और प्राचीन काल में, कहते उत्तर वैदिक काल में यज्ञ बहुत बढ़ गए थे और ब्राह्मण कोई भी काम हो बस यज्ञ कर देते थे। आपके जीवन में कोई भी दुख हो, यज्ञ कर दिया। और ये यज्ञों की स्थिति अभी भी बनी हुई है, मतलब इस काल तक आते आते भी। अब तो कम हो गई। और जैसे उत्तर वैदिक काल में तो जैसे ब्राह्मणों ने ठान लिया था हवन करेंगे, हवन करेंगे, इतने हवन थे, मतलब विभिन्न प्रकार के हवन बनाए गए थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि धर्मतंत्र की का प्रभाव और पुरोहितवाद की सर्वोच्चता, यानी पुरोहित जो कहे वही सही, बाकी और कुछ भी सही नहीं, है ना। ना खाता ना बही, पुरोहित जो कहे वही सही। प्रमुख व्यक्तित्व, तुम्हारा यही इलाज है। लिखो प्रमुख व्यक्तित्व। क्लास अभी चलेगी, ध्यान रहे। अरे 4 बजे से ना, आज 2 बजे से तो नहीं है। अच्छा ठीक है, बस ये लिखो प्रमुख व्यक्ति। चलो चलो चलो, अभी लिखते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व में लिखो राजा राममोहन। हाँ, जिसको जाना हो जो जा सकता है, क्लास कंटिन्यू होगी। और यदि क्लास के मामले में कोई आवाज करेगा तो सुमन जी ने 6 नंबर का रास्ता बताया है। कितने नंबर का? 6 नंबर। अभी चलेगी थोड़ी देर, शांति रखो यार। मजा नहीं आ रहा है क्या? देखो पीछे तक आवाज आई, यस सर। लिखो दयानंद, दयानंद सरस्वती,
हाँ बेटा बिल्कुल बताएंगे फैक्ट भी, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद एनी बेसेंट महादेव गोविंद रानाडे महादेव गोविंद रानाडे ईश्वर चंद विद्यासागर ईश्वर चंद विद्यासागर गोपाल हरि देशमुख गोपाल हरि देशमुख सर सैयद अहमद खान सर सैयद अहमद खान, और भी ना जाने कितने। ठीक है, अब देखो एक मुख्य वर्गीकरण की बात हमें करनी हो, यदि एक मुख्य वर्गीकरण, तो एक मुख्य वर्गीकरण होगा आंदोलन का। यहां पर देखो ये दो मुख्य दो भागों में मुख्यतः बांटेंगे हम आंदोलन को, दो भागों में। और पहला भाग है हिंदू सुधार आंदोलन, हिंदू सुधार आंदोलन, हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन। और एक है, जैसे बच्चों आर्य समाज हो गया, याद है, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया बच्चों, जैसे प्रार्थना समाज हो गया, ब्रह्मा समाज हो गया बच्चों, ब्रह्म समाज हो गया, है ना, ये सब। और एक हो गया बच्चों मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन या इस्लाम धर्म में सुधार आंदोलन। मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन। अब यहां पर ध्यान से समझते हैं कुछ बातों को। मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन कैसे हुआ? अब जैसे आपने अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन के बारे में सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन। और ध्यान से सुनिए, देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन, और वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। ये सारे आंदोलन मुख्य रूप से देखे गए। ये सारे आंदोलन मुख्य रूप से देखे गए। एक बहुत शानदार विभाजन ये हम सब लोग समझ रहे हैं, वर्गीकरण समझ रहे हैं। वैसे तो कुछ सिख आंदोलन भी हुए, कुछ पारसी आंदोलन भी हुए, लेकिन मुख्यतः दो भागों में वर्गीकरण किया जाता है। मुख्यतः कितने भागों में? दो भागों में। अब पहला हेडिंग लगाएंगे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। अभी क्लास चलेगी थोड़ी देर और। हाँ,
अभी चलेगी, अभी चलेगी। खाना खिला दें? राजा राम मोहन रॉय। यही तुम लोगों के लिए खाना है। ये देखिए राजा राम मोहन रॉय जी को, देखा? नाम तो लिखा हुआ है, तो नाम देखा कि नहीं देखा? हाँ, तो बस ये देखो, ये है उनके जीवन का परिचय। क्या है ये? उनके जीवन का परिचय। अब ध्यान से सुनो पहले बात। राजा राम मोहन रॉय का जन्म, सुनो पहले ध्यान से, 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ था। हाँ बेटा देखो, यहां पर पहले एक बार देख लो बस 2 मिनट में, फिर हम तो जल्दी जल्दी लिख के बना देंगे, फिर आप बनाना। राधानगर कहां हुआ था? बंगाल में। शिक्षा प्राप्त की वाराणसी से। कहां से? वाराणसी से। और प्रारंभ में एक ब्रिटिश अधिकारी थे। क्या थे? ब्रिटिश अधिकारी थे। और रॉय की उपाधि दी बंगाल के नवाब ने, और राजा की उपाधि दी अकबर द्वितीय ने। अब ध्यान से सुनो, राजा राम मोहन रॉय को अकबर ने कहां भेजा था? इंग्लैंड भेजा था, पेंशन को बढ़ाने के लिए। आपको पता है इस बारे में? हमने डिटेल से बताया था आपको, है ना, कि राजा राम मोहन रॉय को वहां भेज दिया गया था। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय ने सामाजिक धार्मिक आंदोलन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें ध्यान से सुनना, इन्हें कई नामों से जाना गया। इनके अन्य नाम, जैसे इनका एक नाम था आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है। एक इन्हें टाइटल दिया था युगदूत। क्या दिया था? युगदूत। युगदूत का मतलब है युगदूत। यह टाइटल इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? बोस ने दिया था। तीसरा, पैगंबर कहा था। इन्हें अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का नाम कहकर बुलाया गया। अतीत एवं भविष्य के मध्य, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा गया था इन्हें। क्या कहा गया था? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा गया था, यानी एक ब्रिज कहा गया था। ठीक है। और पैगंबर ऑफ इंडिया भी कहा गया इन्हें। पैगंबर, भारत, आधुनिक भारत का पैगंबर कहा गया। आधुनिक भारत का क्या कहा गया? पैगंबर कहा गया। राजा राम मोहन रॉय ने, ध्यान से सुनेंगे, ब्रिटिश शिक्षा और ब्रिटिश शासन दोनों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन भारत में रहना अनिवार्य है, क्योंकि अभी हम इस काबिल नहीं हुए कि हम भारत के शासन को अपने हाथों में ले ले। अभी हम इस काबिल नहीं हैं कि हम भारत के शासन को अपने हाथों में ले ले। तो इसलिए
इसलिए अभी ब्रिटिश शासन भारत में रहना चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षित हो जाएंगे धीरे धीरे तो फिर शासन को हम अपने हाथों में ले सकते हैं। और यदि हमने ब्रिटिश शिक्षा को नहीं अपनाया, राजा राम मोहन रॉय देखिए क्या कहते हैं, यदि हमने ब्रिटिश शिक्षा को नहीं अपनाया तो देश कूप मंडूक बना रहेगा। कूप मंडूक का मतलब कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक के बारे में जानते हो आप लोग? कुएं का मेंढक जब कुएं में रहता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे यही संसार है, ऐसा लगता है कि नहीं? लेकिन जब कुएं के मेंढक को यदि कोई बाहर निकाल कर रख दे तो उसे लगता है अच्छा दुनिया इतनी बड़ी है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो एक बस छोटी सी जगह को क्या मान रहा था, दुनिया मान रहा था। तो इसको बोलते हैं कूप मंडूक, यानी कि कुएं का मेंढक। तो उन्होंने कहा कि हम कुएं का मेंढक बने रहेंगे यदि हम कुएं का मेंढक बने रहेंगे यदि वास्तव में हमने ब्रिटिश शिक्षा नहीं ली तो। क्योंकि हमें तार्किकता, बौद्धिकता, लोकतांत्रिक मूल्य और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का तो हमें पता ही नहीं चलेगा। और जब हमारे पास ये चीजें नहीं आएंगी तो हम भारत का विकास कैसे करेंगे? हम भारत में जो बुराइयां सर उठाए खड़ी हुई है, हम उन बुराइयों से कैसे पार पाएंगे फिर? राजा राम मोहन रॉय ने सही कहा या गलत कहा? सही कहा राजा राम मोहन रॉय ने। सही कहा कि नहीं? तो लिखिए जीवन परिचय। क्या कह रहे हो बच्चों? छोड़ दीजिए? अच्छा लिखाइए। अच्छा, मुझे तो ऐसा सुन रहा है कि जैसे तुम कह रहे हो सर लिखाइए। अच्छा सुनो, 10 मिनट बाद क्लास छोड़ेंगे, जल्दी पढ़ो। लिखिए, राजा राम मोहन रॉय का जन्म राजा राम मोहन रॉय का जन्म अरे इसके सर पर कोई चोट ना मारो। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772 में राधानगर बंगाल में हुआ था। राधानगर बंगाल में हुआ था। इन्होंने वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की थी। वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की थी। ये प्रारंभ में ब्रिटिश सेवा में थे। ये प्रारंभ में ब्रिटिश सेवा में थे। इन्हें रॉय की उपाधि बंगाल के नवाब एवं इन्हें रॉय की उपाधि बंगाल के नवाब एवं राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर ने राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शिक्षा का इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शिक्षा का समर्थन किया था। इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन और ब्रिटिश शिक्षा का
समर्थन किया था। लिखिए, इन्होंने सामाजिक धार्मिक आंदोलन में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, राजा राम मोहन रॉय को कुछ अन्य नामों से भी राजा राम मोहन रॉय को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता था। जैसे नंबर एक, आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता। नंबर दो, राष्ट्रवाद के पिता। राष्ट्रवाद के पिता। नेक्स्ट, अतीत एवं भविष्य के मध्य अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु। आधुनिक भारत के पैगंबर। आधुनिक भारत के पैगंबर। नेक्स्ट, युगदूत। नेक्स्ट, युगदूत। युगदूत के सामने क्या लिखोगे? सुभाष चंद्र बोस लिखोगे। अब ये देखो, इतने सारे नाम दिए गए। अरे आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा गया? क्योंकि अब ये कैसे आधुनिक भारत बनाएंगे? इन्हें आधुनिक भारत का पिता क्यों कहा गया? ध्यान से सुनो। क्योंकि एक आधुनिक भारत को जन्म देने वाले, वास्तव में आधुनिक भारत के विचारों को परिलक्षित करने वाले, ये पहले भारत में पहले विशिष्ट व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, ध्यान से सुन लो पहले, अभी जाने की जल्दी मत करो। इन्होंने कहा था कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, इसको लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। समानता, स्वतंत्रता, न्याय की बात करनी पड़ेगी और तर्क और बौद्धिकता की बात करनी पड़ेगी। हर बात को पहले तर्क की कसौटी पर कसना पड़ेगा। यदि तुम तर्क की कसौटी पर नहीं कसोगे तो तुम कूपमंडूक बन जाओगे। राष्ट्रवाद का पिता है। राष्ट्रवाद को जगाने का काम किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने कहा था कि आओ एक राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान से सुन लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में यह राष्ट्र निर्माण कैसे होगा और कौन करेगा, लेकिन हम इसमें कम से कम भागीदार तो हो ही सकते हैं। और कुछ समय के पश्चात हम राष्ट्रवाद की इस भावना को अपने सर पर रखकर बहुत आसानी से चहलकदमी कर सकते हैं, जिसका श्रेय बाद में हमें ही दिया जाएगा। आधुनिक भारत के पैगंबर, पैगंबर का मतलब है जो प्रकाश फैला दे। कहते हैं आधुनिक भारत में इन्होंने प्रकाश फैला दिया, एक दूत की तरह काम किया। अतीत और भविष्य,
के मध्य सेतु का मतलब समझो क्या है। अतीत का मतलब है प्राचीन काल और भविष्य का मतलब है आधुनिक काल। कहते हैं इन्होंने उपनिषदों के ज्ञान को आधुनिक काल से जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं? इन्होंने एक बात और ध्यान देने की है, एक और बात सुन लो। इन्होंने पहली बार कहा कि ईश्वर जो है वो एक है। क्या है? एक है। इन्होंने मोनोथीज्म या एकेश्वरवाद की बात कही थी। आप समझते हो एकेश्वरवाद का मतलब? जो एक ही ईश्वर की अवधारणा में विश्वास रखता है। इन्होंने एकेश्वरवाद की अवधारणा में क्या किया था? बिल्कुल, एकेश्वरवाद को भी इन्होंने कहते हैं बड़े लेवल पर आरंभ रखा था। और आधुनिक भारत में सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें कौन सा नाम दिया? इन्हें वास्तव में युग दूत का नाम दिया था। एक क्वेश्चन है बच्चों, पहले सुनेंगे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में कहा गया है कि वे कावली माता के साथ खाना खाते थे। ये राजा राम मोहन रॉय के बारे में नहीं कहा जाता भाई, ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है। किसके बारे में कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? विवेकानंद के। लिखो राजा राम मोहन रॉय की महत्वपूर्ण पुस्तकें। चलो कल 1 बजे तक तैयार रहना।